हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, आज आप लोगों का क्लास 5 होने वाले हैं। जो इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पासर्ब बी परिवर्तन, जो आज जो है वहीं से क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का क्लास 5 होने वाला है। तो देखिए, आप लोगों को आज दर्पण पढ़ाएंगे और दर्पण बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आप लोगों को पढ़ाई में देखिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन होगा, दर्पण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। मान लीजिए आप लोग घर में अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण रखे होंगे, ठीक है। तो उस दर्पण में जो है आप लोग जो चेहरा देखते हैं, तो उस दर्पण के पीछे में देखिएगा, तो उस दर्पण के पीछे में जो है ना एक चांदी का लेप लगा करके और उस पर क्या कर दिया जाता है, तो पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, तो उसी दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं। मान लीजिए अगर खिड़की है, खिड़की में आप लोग उस दर्पण में जो देखते हैं वो भी दर्पणे है, लेकिन उसमें जो है चेहरा देखते तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देता है, बल्कि आर पार दिख जाता है। तो वो तो परावर्तक सतह हुआ नहीं, क्योंकि उससे प्रकाश जो है ना आर पार कर जाता है। तो हम क्या बताए हैं कि वैसा चिकना और चमकीला सतह। चलिए परिभाषा लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। परिभाषा होगा, वैसा चिकना और चमकीला, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। तथा उसी में तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है। तो दर्पण में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परावर्तक सतह। तो दर्पण चिकना और चमकीला परावर्तक सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। आप प्रकाश के परावर्तन जब पढ़े होंगे तो क्या लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं। अपने ही माध्यम में लौट जाता है। तो लौटने को ही इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पढ़े हैं आप लोग पीछे।
तो आप लोगों को याद होगा प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ाए थे तो क्या लिखे थे प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है। देखिए मान लीजिए परावर्तक सतह है, क्या है, परावर्तक सतह है। तो ऊपर वाला भाग जो है, ये ऊपर वाला भाग ये क्या है बताइए, चिकना और चमकीला है। इस पर जब प्रकाश की किरण आता है तो अपने ही माध्यम में टकरा करके लौट के वो चला जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराता है तो अपने ही माध्यम में क्या होता है, लौट करके चला जाता है। तो लौटने को ही, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही बात इसमें कह रहा है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है। परावर्तन के नियम, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम टॉर्च जलाएंगे इस दर्पण पे, जो वही दर्पण जो आप लोग घर में यूज करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसी दर्पण का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अगर टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस साइड से हम टॉर्च को जलाएं तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, अपने ही माध्यम में लौट करके वो चला जाएगा। तो यही बात कहता है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग, इसके पीछे वाला भाग को देखिएगा तो उस पर पहले चांदी का एक लेप लगाया जाता है और लेप लगाने के बाद उस पर क्या किया जाता है, तो पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो वही बात कहता है कि नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही क्या है, तो रंगा हो, एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। तो ये था दर्पण का परिभाषा। अब लिखिए यहाँ पर, लिखिए दर्पण, दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं, होते हैं। पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा होगा परवलय दर्पण, परवलय दर्पण। कितना है, मुख्यतः तीन प्रकार के दर्पण जो है, मुख्यतः तीन प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा होगा परवलय दर्पण। तो चलिए अब हम लोग जो है ना समतल दर्पण का परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो, तो समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। उसे ही समतल दर्पण कहते हैं, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। उसे ही वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है।
कैसा होता है तो बड़ा। देखिए क्या कहता है कि वैसा दर्पण, हम अभी परिभाषा लिखे हैं समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ये जो आप जो 3 ठो लिखे हैं ना दर्पण, वो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण, तो इसमें से अभी हम आपको बता रहे हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, हम देखिए अभी परावर्तक सतह के बारे में बताए हैं। जो देखिए ये क्या है, परावर्तक सतह है। इसके पीछे वाले भाग को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो बताओ ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पे क्या होता है, आपतित किरण आते हैं और अपने ही माध्यम लौट करके वो चले जाते हैं, तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए कहता क्या है इसमें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो, समतल मतलब एक समान हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है और काल्पनिक होता है। क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है तथा बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब जो है ना बराबर बनेगा, मतलब आप सीधा समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम ये एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है, ये दर्पण है, क्या है, तो ये दर्पण है। दर्पण के पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने का बताओ, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करते हैं, हम वस्तु ले लेते हैं। ये क्या है, तो वस्तु है, कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वस्तु जो है, ये वस्तु को हम बना देते हैं कितना फीट का, तो हम बना देते हैं इसको 3 फीट का। कितना फीट का, तो 3 फीट, ठीक है। तो अब बताओ जब प्रतिबिंब के सामने अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है या रखा है, तो बताओ प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब बताओ यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब 3 फीट का है, तो सॉरी वस्तु 3 फीट का है, तो प्रतिबिंब कितना फीट का बनेगा, तो प्रतिबिंब भी 3 फीट का बनेगा, ठीक है। चलिए आप लोग परिभाषा को उतार लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो। समझ में अगर बढ़िया से आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। आप बताना कि हम कैसा बता रहे हैं, मुझे रेटिंग देना, तब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले परिभाषा को लिखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहला, वस्तु वस्तु बस दर्पण से वस्तु की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, लिखिए ऐसे, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए पहले तो दर्पण से एक बार और बताते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए क्या है, तो ये दर्पण है, हम दर्पण के पीछे क्या करते हैं, चांदी का लेप लगा देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है, चढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, तो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो है यहाँ पे इस साइड में क्या है, तो वस्तु है। चूँकि अगर परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो तो इस साइड वाला भाग होगा, अगर इस साइड वाला भाग होगा तब वस्तु तो इसी साइड रहेगा ना, वस्तु तो इस साइड रहेगा। तो वस्तु मान लीजिए अगर कितना सेंटीमीटर पे है, तो 10 सेंटीमीटर पे है। वस्तु 10 सेंटीमीटर पे है, तो बताओ प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर पे बनेगा,
तो 10 सेंटीमीटर भी बनेगा। कितना सेंटीमीटर पे बनेगा? तो 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। जैसा प्रतिबिंब हो, जैसा वस्तु होगा वैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब बराबर बनेगा। ये नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर पे तो ये 12 सेंटीमीटर पर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो 8 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मतलब जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि इसमें समान यानी कि बराबर बन रहा है। अब देखिए, अगर ये वस्तु जो है, वस्तु अगर 3 फीट का है, वस्तु अगर 3 फीट का है तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 3 फीट का ही बनेगा। क्या बनेगा? 3 फीट का ही बनेगा। ठीक है, तो ये था। अब बताओ, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु 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 की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई बराबर 3 फीट। 3 फीट। तो बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 3 फीट। कितना होगा? 3 फीट। अब बताओ, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख देखते हैं। बताइए, अगर हम कहें कि प्रतिबिंब से सॉरी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक का दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तीसरा नियम, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था कुछ इसका नियम कानून। चलिए उतार लीजिए आप लोग, अगर समझ में आ गया हो तो। बच्चों, आप लोग वीडियो यदि देख रहे हैं तो क्या कीजिए, करना ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है, अगर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उस पर कुछ डाउट आ रहा है तो क्या कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए, उन डाउट को मैं दूर करूँगा। ठीक है, तो पहले आप लोग कमेंट हमको कीजिए, मैं उस डाउट को अवश्य ही दूर करूंगा। और आप लोगों को कमेंट को मैं अच्छे ढंग से पढ़ूंगा और उस डाउट को बिल्कुल ही दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। अगला लिखेंगे, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला लिखिए, एक समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट 5 फीट का आदमी खड़ा है तो बताए क्या बताए? अगर क्या कहता है, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का आदमी खड़ा है तो बताए पहला, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा? ये तो पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? दूसरा, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? तो ये भी लिखेंगे। तीसरा है दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? तीसरा, दर्पण क्या लिख रहे हैं हम? दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? क्या लिखेंगे? दूरी कितना होगा? ठीक है, देखिए
पहले प्ले 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 प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। पहले क्या लिखा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या है, देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, ये समतल दर्पण है। अब बताओ समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का, कितना फीट का, 5 फीट का कोई आदमी खड़ा है। अब बताओ ये आदमी कितना हो जाएगा, 5 फीट, कितना हो जाएगा, 5 फीट, ठीक है। अब बताओ एक समतल दर्पण के सामने क्या है, तो वस्तु है, यानी कि कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, वस्तु नहीं कोई आदमी खड़ा है, लेकिन कितना फीट का है, तो 5 फीट का है। अब बताओ तो क्या कहता है, बताइए प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा, प्रतिबिंब का, मान लीजिए तो प्रतिबिंब तो भी बनेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा, तो इसका ऊंचाई कितना होगा, तो 5 फीट ही होगा, कितना होगा, 5 फीट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फीट। पहला 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 आंसर तैयार, ठीक है, लिख दिए। अगला है आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। मान लीजिए अगर ये आदमी है और ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, बताओ, 15 15 30 सेंटीमीटर, कितना, 15 15 30 सेंटीमीटर हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, क्या कह रहा है कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब का दूरी कितना, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अगला है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताओ, कमेंट कीजिए, बताएंगे आपको अच्छा और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। वैसे अब अच्छे से बताने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इससे पहले रुकिए मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। लिखिए यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु भी वेग से चलता है, भी वेग से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब, उसका, अच्छा प्रतिबिंब क्या होगा बताइए, प्रतिबिंब, देखिए यदि कोई वस्तु भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब, पहला पहला क्या होगा, उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में टू वेग से चले, टू भी वेग से चलेगा, वस्तु के, वस्तु के सापेक्ष में क्या होगा, तो वस्तु के सापेक्ष में टू भी वेग से चलेगा, टू भी वेग से चलेगा। देखिए कैसे चलेगा मैं बताता हूँ आपको। यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है और भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब, बात किसका कह रहा है, प्रतिबिंब का। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई दर्पण रखा हो, ठीक है, समतल दर्पण रखा हो जिसमें हम और आप क्या देखते हैं, उसमें चेहरा देखते हैं, ठीक है, आगे में रख दीजिए और क्या कीजिए, आप वस्तु बन जाए, और वस्तु है तो क्या है, जैसे आप एक डेग बढ़ाएंगे, डेग जानते हैं ना, पैर पैर, जैसे आप एक पैर बढ़ाएंगे ऐसे तो क्या होगा, दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो पैर बढ़ रहा है, एक तो आपका पैर और एक प्रतिबिंब का पैर, ठीक है। तो यही बात कहता है वस्तु के सापेक्ष में टू भी वेग से चलेगा,
ठीक है, ये था पहला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया जी? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं एक बार फिर से बता दूँ। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु भी वेग से चलता है। ठीक है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं, तो दर्पण पे चल रहे हैं, दर्पण के सामने। ठीक है, तो क्या होगा, उस दर्पण के सामने आप कितना लगेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, मतलब आपको डबल लगेगा। ठीक है, तो यही बात कहता है कि प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा है दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। दूसरा क्या होगा कि दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा, भी वेग से चलेगा। क्या बता रहा है, कोई वस्तु है भी वेग से चलता है, कोई वस्तु है भी वेग से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष में, अगर दर्पण पे देखेंगे तो भी वेग से दिखाई देगा, और दर्पण और अपने पर देखेंगे, वस्तु पर देखेंगे तो क्या होगा, टू भी वेग दिखाई देगा। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताएं। प्रश्न है, क्या है, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताए व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग। पहला होगा व्यक्ति के सापेक्ष में क्या होगा, वही होगा व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, ये था पहला, कितना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वही जो हम आपको अभी बताए हैं कि कोई वस्तु है भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो 2 भी वेग होगा। वही बात इसमें कह रहा है, व्यक्ति के सापेक्ष में। क्या कह रहा है, व्यक्ति के सापेक्ष में। उसमें क्या कहता था, वस्तु भी वेग से चलता है, तो वस्तु के सापेक्ष में वस्तु भी वेग से चलता है तो वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग हो जाएगा। चूंकि एक तो दर्पण में है और एक वस्तु है, तो एक बार जब वस्तु पैर बढ़ाएंगे तो दर्पण और वस्तु को देखेंगे तो 2 पैर लगेगा आपको, कि एक पैर उधर से बढ़ रहा है, एक पैर इधर से, यानी कि 2 भी वेग हो जाएगा। अगला है कि वही बात इसमें भी कह रहा है कि यदि व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो व्यक्ति के सापेक्ष में कह रहा है प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2 भी वेग क्या हो जाएगा, 2 भी वेग। ठीक है, अगला है दर्पण के सापेक्ष में। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2 गुने भी कितना है, भी 10, व्यक्ति कितना है 10 मीटर 10, तो बताओ कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला है दूसरा दर्पण के सापेक्ष में। क्या है, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, प्रतिबिंब का वेग कितना होगा।
क्या कहता है कि दर्पण के सापेक्ष में, क्या लिखा हुआ है कि दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। देखिए दर्पण है, आप दर्पण पे देख रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण के सापेक्ष में अगर देखेंगे तो आप जो बढ़ा रहे हैं तो दर्पण तक ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, भी वेग होगा। क्या हो जाएगा, भी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यही था आपका आंसर, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक है, समझ लीजिए कि दर्पण का कुछ बेसिक है अभी ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी समतल दर्पण में, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, अगर किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का यदि पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो बताओ उस दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए मान लीजिए, कहता क्या है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो क्या होता है, हमको अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। मतलब मैं यहाँ से चाहूँ पैर तक अगर पूरा देखना, तो पता है उस दर्पण को कितनी ऊंचाई होना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए मैं 5 फुट का हूँ तो उस दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 2.5 फुट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.5 फुट। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी की शादी में गोदरेज जो मिलता है, तो गोदरेज में समतल दर्पण लगा रहता है। क्या रहता है, तो समतल दर्पण। उसमें आप यदि आप उस दर्पण के सामने में खड़ा होते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पैर से लेकर के अपना सर तक क्या होता है, तो प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो वही बात ये कहता है, लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिए, नोट किसी समतल दर्पण में, समतल दर्पण में किसी वस्तु की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए या दिखाई देने के लिए, दिखाई देने के लिए उस वस्तु से उस दर्पण की ऊंचाई, उस दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु से दर्पण की ऊंचाई कम से कम क्या होना चाहिए, तो आधी होना चाहिए, आधी होना चाहिए। यहाँ समझ रहे हैं ना, किसी समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु की पूरा प्रतिबिंब हम अगर देखना चाहते हैं, पूरा प्रतिबिंब यदि हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे पता है, हम अपने सामने दर्पण को अपने से
आधी ऊंचाई का रखेंगे। मतलब मैं 5 फुट का हूँ तो दर्पण की ऊंचाई 2.5 फुट का होना अनिवार्य है, तभी हम अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा तो और समझ में भी आता होगा। तो चलिए मैं इसको पहले मिटाता हूँ। लिखेंगे अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन होगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। खोखला भाग का गोलीय दर्पण है ये। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। गोलीय दर्पण का परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है। तो खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। बिल्कुल एक खोखले गोले का भाग होता है। मान लीजिए ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोला एक खोखला गोला है, गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहता है। देखिए ये खोखला गोला है, अगर इसको हम बीच से मिटा दे तो बताओ, अगर हम इस भाग को क्या करते हैं, बाहर से हम कलर कर देते हैं और इस भाग को हम अंदर से कलर कर देते हैं। क्या करते हैं, अंदर से कलर कर देते हैं। तो बताओ, जिसका भाग उभड़ा हुआ हो, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, जिसका परावर्तक ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। और ये क्या हो जाएगा, अवतल। अब देखिए हम इसको कैसे याद करके रखेंगे। तो जिसका परावर्तक सतह, देख रहे ये हाथ का जो है ना, ये वाला भाग जो है क्या चिकना और चमकीला, परावर्तक सतह इसका देख रहे ये पूरा चिकना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, उभराएंगे, तो बताओ ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। अब बताओ यही चिकना चमकीला सतह को हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो बताओ ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग बताइए, ये वाला भाग तो पेंट किया हुआ है, देख रहे हैं ये कलर है थोड़ा काला है, और ये चिकना चमकीला है तो ये धंसा हुआ है। तो जिसका भाग धंसा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये है अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। लिखेंगे यहाँ पे ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम इन सब का परिभाषा लिखेंगे बारी बारी से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो उसको क्या लिखेंगे, तो उत्तल दर्पण। और जिसका लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम लोग लिखेंगे
हम लोग क्या लिखेंगे, तो अवतल दर्पण। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिख दे, चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तब हो जाएगा। इस साइड में लिख देते हैं इसको उत्तल, और इसको अवतल, क्या कर देते हैं, अवतल। अब यहाँ से हमको परिभाषा हो जाएगा, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हुआ, धंसा हुआ, धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हम लोग अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण भी कहते हैं। पॉइंट दे दिए, लिखिए अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये था कुछ अवतल दर्पण का परिभाषा। तो मैंने जैसे बताया वैसे परिभाषा ही है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, उत्तल दर्पण, यानी कि उसे क्या होता है, उभड़ा, उसे उभड़ा, उसे क्या होता है, उत्तल। देख रहे दोनों में उ आ रहा है, तो उसे उभड़ा, उसे उत्तल, याद करने का बढ़िया ट्रिक है, उसे उभड़ा, उसे उत्तल। ठीक है, तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। तो ये कंफ्यूज मत होना कि अभिसारी दर्पण क्या हो गया, तो अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। तो चलिए इसी के साथ मैं इसको मिटा करके लिखता हूँ अपसारी या फिर उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, इतना को हम लोग मिटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतना को हम लोग मिटा देते हैं और लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, लिखिए इसका फटाफट आंसर, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, उभड़ा हुआ या उठा हुआ हो, उभड़ा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। लिखेंगे पॉइंट देंगे, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसा बताएं वैसा ही परिभाषा। क्या लिखा है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो।
क्या हो, तो उभड़ा या उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा। ठीक है, तो बच्चों समय बहुत हो गया है, अब हमें समय देता है इजाज़त जाने का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। तब तक के लिए जय हिंद।